Law 2. The Law of Narcissism. नार्सिसिज्म क्या है? हम इंसानों में पैदाइश के वक्त से ही दूसरों की तवज्जो हासिल करने की एक ना ख़त्म होने वाली शदीद ख्वाहिश मौजूद होती है। हम बुनियादी तौर पर समाजी हैवान हैं। हमारी बका और खुशी का इन्हिसार ही इन रिश्तों पर होता है जो हम दूसरों के साथ बनाते हैं। जो लोग हम पर तवज्जो नहीं देते, हम इनके साथ किसी तरह का राब्ता नहीं बना पाते। इस तवज्जो का कुछ हिस्सा तबई होता है, जैसे ये एहसास होना कि हमें देखा जा रहा है। जो लोग लंबा अरसा कैद तन्हाई में रह चुके हैं, वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि किसी दूसरे को देखने या दूसरे इंसानों के आपको देखे बगैर आपको ऐसे महसूस होता है जैसे आप वजूद ही नहीं रखते, और इंसान शदीद किस्म की मायूसी का शिकार हो जाता है। नेज़ इंसान की ये ज़रूरत सिर्फ तबई ही नहीं है, बल्कि नफ्सियाती और जज्बाती भी है। दूसरे हमें जिस तरह की और जितनी तवज्जो देते हैं, इसकी नोयत और शिद्दत से हमें अपनी शनाख्त और अहमियत का एहसास होता है। हमारी अपनी नज़र में हमारी कदरों कीमत का तयन भी इसी बात से होता है। दूसरों की नज़र में मुमताज़ होना या तवज्जो हासिल करना इंसान के लिए इतना अहम है कि लोग इसके लिए जुराइम या खुदकुशी तक की कोशिश कर गुजरते हैं। आप मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ अफ़ाल पर गौर करें तो आपको तकरीबन सभी के पस मंज़र में ये वजह नज़र आएगी। तवज्जो हासिल करने की शदीद ख्वाहिश में हमें जो सबसे बड़ा मसला पेश आता है वो ये है कि लोगों के पास आप पर तवज्जो देने के लिए बहुत कम वक्त है। अपने ख़ानदान में हमें अपने बहन भाइयों से, स्कूल में अपने क्लास फेलो से और काम पर अपने रफ़काए कार से मुकाबला करना पड़ता है। जिन लम्हात में हमें तवज्जो और सताइश मिलती है वो बहुत कम और जल्दी गुजर जाने वाले होते हैं। लोगों के पास सोचने के लिए इनके अपने बहुत से मसाइल होते हैं, बल्कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोगों में से कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो हमारे शदीद मुखालिफ होते हैं या हमें कोई इज़्ज़त व अहमियत नहीं देते। जब हम खुद को गैर अहम या मुस्तरदशुदा समझते हैं तो वो लम्हात हमारे लिए इंतहाई करे होते हैं। ऐसी सूरत में लोग तवज्जो हासिल करने के लिए पहले से ज़्यादा सैर करते हैं, जिसके नतीजे में वो अपना बहुत सा वक्त और तवानाई खो देते हैं, और बाज़ सूरतों में तो अपनी इस ज़ायद कोशिश के नतीजे में मज़ीद तवज्जो हासिल करने की बजाय लोगों के लिए ज़्यादा नापसंदीदा बन जाते हैं। पैदाइश के वक्त से ही इस शदीद ख्वाहिश की वजह से हम सिर्फ दूसरों की तरफ से तवज्जो पर इन्हिसार नहीं करते, बल्कि इस कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास एक मुख्तलिफ हल होता है, और वो ये है कि हम खुद अपनी नज़र में अपना एक अक्स या शख्सी तासर कायम कर लेते हैं, और अपनी नज़र में कायम करदा अपना यह तासर हमें किसी हद तक मुतमय्यन रखता है। हमारी ये शख्सियत हमारे ज़ौक़ व शौक़, हमारे मेयारात और दुनिया को देखने के लिए हमारे अपने ज़ाविया नज़र पर मुनहसर होते हैं। अपना ये तासर बनाने के अमल में हम अपनी खूबियों को नुमायाँ करने या बढ़ाने और अपनी खामियों के जवाब तलाश करने में लग जाते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए भी अपनी मखसूस हदूद का ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमारा अपना बनाया हुआ ये तासर हक़ाइक़ से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो तो लोग इस फ़र्क का एहसास दिलाते हैं, और इस तरह हम मज़ीद बेचैनी का शिकार होते हैं। जबकि अगर अपना ये तासर इख्तियार के साथ बनाएं तो भला आखिर हमारी एक ऐसी शख्सियत बन जाती है जिससे हम मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। हमारी सब तवानाइयाँ इसमें सर्फ हो जाती हैं और हम तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं। जब कभी हम खुद को तन्हा या मुस्तरदशुदा महसूस करते हैं तो हम अपनी इसी अंदरूनी शख्सियत की तरफ मुतवज्जो होकर सुकून और इत्मीनान हासिल करते हैं। जब हम खुद को तवज्जो की कमी का शिकार देखते हैं तो हमारी ये मोहब्बत हमें हमारी कदर कीमत का एहसास दिलाती है, और कई दफ़ा तो हम खुद को दूसरों से बढ़तर भी तस्वर करना शुरू कर देते हैं। हमारा ये तासर हमारे अंदर एक आले की तरह काम करता है जो अपने बारे में दूसरों के रवैये की वजह से पैदा होने वाले शकूक व शहबात और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करता है। हमारे अंदर इज़्ज़त नफ्स पैदा होती है, जिसके नतीजे में हमें तवज्जो और सताइश के लिए दूसरों की ज़रूरत नहीं रहती। बज़ाहिर ये ख्याल बहुत अजीब लगता है। अमूमन इस तासर नफ्सी या सेल्फ लव को हम वैसे ही अता तस्वर करते हैं जैसे इस हवा को जिसमें हम सांस लेते हैं।
یہ احساس مکمل طور پر لاشعوری سطح پر کام کرتا ہے۔ ہم اس احساس کو عمل کرتے ہوئے محسوس نہیں کرتے۔ اس تاثر کی عملی صورت ان لوگوں میں نظر آتی ہے جنہیں ہم نرگس کے شکار کہتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کو کبھی توہین کا احساس ہو یا پھر انہیں ایسے چیلنج کا سامنا ہو جس کا دفاع کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ ہو، نہ ہی انہیں اپنے اندر سے کوئی احساس اطمینان دلائے، تو یہ لوگ عموماً انتہائی غصے سے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں جو انتقام سے بھرپور ہوتا ہے، اور اس رویے کی بنیاد کی نظر میں اپنے درست ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ ان کے لیے احساس عدم تحفظ کے حل کا یہی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایسی کشمکش میں یہ خود کو ایک مظلوم کے طور پر پیش کر کے دوسروں کو حیران کر دیتے ہیں اور ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ انتہائی زورخیز اور چڑچڑے ہوتے ہیں اور ہر چیز کو اپنی ذاتی توہین کے طور پر لیتے ہیں۔ یہ جنونی پن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہر ایک کو اپنا دشمن خیال کرتے ہیں۔ جب بھی آپ ان سے کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس میں ان کی شمولیت نہ ہو یا انہیں اہمیت حاصل نہ ہو تو یہ بے صبری اور بے توجہی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ کو ان کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات بڑے واضح نظر آتے ہیں۔ اس صورتحال میں وہ فوری طور پر گفتگو کو کسی واقعے یا روایت کے ذریعے اپنی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اگر انہیں محسوس ہو کہ جس توجہ کے وہ حقدار ہیں وہ کوئی دوسرا لے رہا ہے تو یہ فوراً حسد کا شکار ہو جاتے ہیں اور لڑنے بڑھنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ بہت زیادہ خود اعتمادی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سے ہمیشہ انہیں نہ صرف توجہ ملتی ہے بلکہ وہ اپنی اندرونی کمزوریوں اور خامیوں کو بھی اس خود اعتمادی کے پیچھے چھپا لیتے ہیں۔ لیکن احتیاط کریں اور کبھی اس خود اعتمادی کی آزمائش مت کریں۔ فرض کریں کہ ہم اس نارسسسٹ کو اپنے ذات میں گم یا مگن ہونے کے ایک پیمانے کی طرح لیتے ہیں جس سے ہم اوپر سے نیچے یا بلندی سے پستی کی طرف نرگس کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ ایک مخصوص گہرائی، فرض کریں پیمانے کی نصف بلندی سے نیچے کے لوگ انتہائی شدید نارسسزم یا سیلف لو میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جب ایک بار لوگ اس گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے دوبارہ اوپر آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس حد تک نرگس یعنی نارسسزم میں مبتلا شخص صرف اپنی ذات میں ہی مگن ہوتا ہے اور کبھی اس گہرائی سے اوپر نہیں اٹھ سکتا۔ اگر کبھی وہ دوسروں کی طرف لمحاتی طور پر توجہ دینا شروع کر دے تو کوئی تبصرہ یا عمل ان کی انسیکیورٹی کو متحرک کر دیتا ہے اور وہ پھر سے اس پستی میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اپنی ذات میں اور زیادہ گم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے لیے دوسرے لوگ محض قابل استعمال چیزوں کی طرح ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کے بارے میں صرف اپنی کسی نہ کسی ضرورت کے تحت ہی سوچتے ہیں۔ مسلسل حصول توجہ ہی ان کی بقا ہے۔ اس پیمانے کی نصف گہرائی سے اوپر کے لوگ متحرک یا فعال خود پرست لوگ کہے جاتے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں ہم میں سے اکثریت موجود ہوتی ہے۔ لیکن جو چیز ہمیں نرگس کے پیمانے پر نصف گہرائی سے نیچے جانے میں رکاوٹ ہے وہ ہمارے اپنی نظر میں اپنی قدر و قیمت یا دوسرے الفاظ میں عزت نفس ہوتی ہے، جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے اس تاثر سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اس سے ہمارے اندر دوبارہ ابھرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ زندگی میں کئی بار ہم سب ہی نارسسزم کی گہرائیوں میں ڈوب جاتے ہیں، خاص طور پر ایسے لمحات میں جب ہمیں زندگی میں کسی چیلنج یا مایوسی کا سامنا ہو، لیکن پھر ہم دوبارہ ابھرتے ہیں۔ ایسے لوگ خود کو مسلسل غیر محفوظ محسوس نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کی اتنی شدید خواہش ہوتی ہے۔ فعال خود پرست لوگ اپنی توجہ اور اپنی ذات سے باہر کے افراد اور حالات پر مرکوز کر لیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ رشتے قائم کر لیتے ہیں۔ انسانی فطرت کے ایک طالب علم کے طور پر ہمیں 3 جہتوں میں کام کرنا ہے۔ اول، ہمیں انتہائی شدید خود پرستی یا نرگس کے فعل کو مکمل طور پر جاننا ہے۔ اگرچہ ایسے لوگ اقلیت میں ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ دنیا کے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ اس شدید نفسیاتی مرض میں مبتلا لوگوں کی شناخت کر سکیں جو ایک پورا ڈرامہ تخلیق کر کے لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ اپنی غیر معمولی توانائی سے
हमें अपने जाल में फंसा सकते हैं, और एक बार इस जाल में जकड़े जाने के बाद इससे निकलना एक डरावना ख्वाब बन जाएगा। वो हर खेल का पासा पलटने और दूसरों को कसूरवार साबित करने में इतने माहिर होते हैं कि लोग हकीकतन एहसास गुनाह में मुब्तला होते हैं। नार्सिसिज्म के शिकार सियासी रहनुमा सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और हमें इनकी सलाहियतों और दामों के पीछे इनके असल चेहरों को देखने के काबिल होना चाहिए। खुद परस्ती में गर्क लोगों को संभालने का हुनर जानना हम सब के लिए अहम है। हमें खुद अपनी फितरत का भी पूरी ईमानदारी से जायजा लेना चाहिए और इसके किसी तरीक़ पहलू को जुटलाना नहीं चाहिए। हम सब ही खुद परस्त होते हैं और किसी भी महफिल में हम में से हर एक मरकज़ गुफ्तगू बनने की कोशिश कर रहा होता है ताहम हम अपनी राय दें और अपनी कहानी बता सकें। हम ख्याल लोग पसंद होते हैं क्योंकि वो हमारे ज़ौक़ के बेहतर या आला होने की तस्दीक करते हैं। अगर हम खुद जारह मिजाज हों तो हमें ये खूबी अच्छी लगती है क्योंकि वो हमारी खासियत है, जबकि दूसरे आजिज़ाना मिजाज लोग इसे सरकशी या बदमजाजी से तबीर करते हैं। हम सब ही खुशामद या तारीफ़ को पसंद करते हैं क्योंकि हम खुद परस्त होते हैं। इखलाकियात का प्रचार करने वाले जो खुद परस्ती पर शदीद तनकीद करते हैं, दर हकीकत खुद सबसे ज़्यादा खुद परस्त होते हैं क्योंकि वो इस बात की शदीद ख्वाहिश रखते हैं कि इनकी आवाज़ सुनी जाए और इनकी बात की अहमियत दी जाए। हम सब ही किसी न किसी हद तक खुद परस्ती का शिकार होते हैं और इसमें किसी तरह की बुराई नहीं है। अगर हमें इज़्ज़त नफ्स नहीं होगी तो हम नरगिस के पैमाने पर निस्फ से ज़्यादा गहराई में मौजूद लोगों में शुमार होंगे जो खुद एतमादी की कमी का शिकार, हासिद और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं। लेकिन दूसरे दर्जे के या फाल खुद परस्त लोगों के मयार से बुलंद होने के लिए हमें सबसे पहले पूरी ईमानदारी से अपना जायज़ा लेना होता है। अगर हम अपनी खुद परस्ताना फितरत से इनकार करेंगे तो हम इससे निजात नहीं पा सकेंगे। और सबसे अहम ये कि हमें खुद में तब्दीली का आगाज़ सेहतमंदाना खुद परस्ती से करना चाहिए। एक मुस्बत और सेहतमंद खुद परस्त के अंदर एक ज़्यादा तवाना इज़्ज़त नफ्स का एहसास होता है। ये वो लोग होते हैं जो नार्सिसिज्म के पैमाने पर बिल्कुल ऊपरी सतह के करीब होते हैं। वो किसी भी ज़र्ब या वार और तौहीन से ज़्यादा जल्दी उभरते हैं। वो दूसरों की तरफ से तस्दीक या सताइश के ज़्यादा भूखे नहीं होते। वो ज़िंदगी के कई मराहिल पर इस हकीकत का एहसास व अदराक रखते हैं कि इनमें खामियां या कमज़ोरियां हैं, इनकी अक्ल व दानिश या सलाहियतों की भी हद है। वो इन खामियों को कबूल करते हैं और इन पर हंसते हैं। वो किसी तनकीद को ज़ाती तौहीन तस्वर नहीं करते, अपनी खामियों और खूबियों को मुकम्मल तौर पर काबू करते हुए इनकी खुद से मोहब्बत ज़्यादा हकीकी और मुकम्मल होती है। अपनी इसी अंदरूनी ताकत व मजबूती की बिना पर वो ज़्यादा आसानी से और भरपूर अंदाज में अपनी ज़ात से बाहर तवज्जो दे सकते हैं। इनकी ये दो तरफ़ा तवज्जो दोनों में से एक और बाज़ औक़ात दोनों अतराफ़ में मबज़ूल होती है। पहला, वो इस काबिल होते हैं कि अपनी तवज्जो तवानाई को अपने काम पर मरकूज़ करें, जिससे वो अज़ीम फ़नकार, तख्लीक़कार या मुवज्जिद बन जाते हैं। चूँकि वो अपनी शख्सियत से बाहर ज़्यादा भरपूर तवज्जो देते हैं, इसलिए वो अक्सर अपने कामों में कामयाब साबित होते हैं, जिससे इन्हें खुद ब खुद दूसरों की तवज्जो और सताइश हासिल हो जाती है। इनको भी शहबात या अदम तहफ़्फ़ुज़ के लम्हात का सामना करना पड़ता है। अक्सर औक़ात फ़नकार लोग बहुत तल्ख़ रवैयों के हामिल भी होते हैं, लेकिन इनका काम इनके लिए अपनी ज़ात से बाहर आने का ज़रिया साबित होता है। दूसरा, ये मुस्बत और सेहतमंदाना खुद परस्त अफराद खुद को दूसरे लोगों की जगह रख कर सोचते हैं और लोगों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। खुद को दूसरों की जगह रख कर सोचना या तसव्वुर करना खुद परस्ती के पैमाने में सबसे ऊपर समझा जा सकता है, यानी दूसरों की ज़ात में मगन होना। अपनी फितरत की वजह से हम इंसान इस काबिल होते हैं कि दूसरों के अंदर झांक सकें। अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में हम अपनी माँ से इतनी कुर्बत महसूस करते हैं कि हम इसके बोले या कहे बगैर इसको पूरी तरह समझ सकते हैं, और दूसरे हैवानों के बरअक्स हमें यह सलाहियत होती है कि हम अपनी इस मोहब्बत और समझने की सलाहियत को अपनी माँ के अलावा दूसरे लोगों तक भी फैला सकें।
یہ وہ طبعی تربیت ہے جو ہم آج بھی اپنے قریبی دوستوں، اپنی بیوی یا خاوند اور اپنے شریک کار لوگوں کے لیے محسوس کرتے ہیں۔ ہم سب میں یہ پیدائشی قابلیت بھی ہوتی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے زاویہ نظر سے معاملات کو دیکھ سکیں اور ان کے ذہن میں جھانک سکیں۔ لیکن اپنی زندگی کے تقریباً 20 سال گزارنے کے بعد جب ہم میں خود اعتمادی آ جاتی ہے تو ہم اپنی ذات سے باہر دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تب ہم اپنی اس قابلیت سے آگاہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں سے یہ قربت محسوس کرتے ہیں یا ان کے زاویہ نظر کو سمجھتے ہیں، وہ عام طور پر مختلف فنون یا سائنسی علوم میں دوسروں سے زیادہ بہتر سماجی رویے اختیار کر لیتے ہیں اور دوسروں کی تکلیف دور کرنے والے مصلح یا رہنما بن جاتے ہیں۔ ہم انسانوں کے دماغ ایک سماجی حیوان کے طور پر تخلیق ہوئے تھے، اور ان رابطے یا تعلقات کی پیچیدگی ہی وہ عامل ہے جس نے ہماری ذہانت کو مزید جلا بخشی۔ دوسروں کے ساتھ کم روابط یا میل جول سے خود ہمارے دماغ پر منفی اثرات ہوتے ہیں اور ہمارے سماجی تعلقات کی قابلیت میں بھی کمی آتی ہے۔ اس سلسلے میں مزید ابتری اس وقت آتی ہے جب ہماری تہذیب و ثقافت یا ریاستی قوانین انفرادی حقوق اور انفرادی اقدار کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جس سے انسان کو خود پرستی کی طرف مائل ہونے کی ترغیب ملتی ہے۔ اس سے ایسے لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے جو اس بات کو قبول نہیں کر سکتے کہ دنیا کے سارے انسان ہماری طرح نہیں سوچتے، حالانکہ ہر انسان کا اپنا زاویہ نظر ہوتا ہے۔ ہمیں ذاتی یا انفرادی رجحانات کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے دوسروں کے زاویہ نظر کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایک طرف نارسسزم یا خود پرستی کو رکھیں اور دوسری طرف دوسروں کے زاویہ نظر کو سمجھنے کی صلاحیت، تو دونوں اطراف کے اثرات ہیں۔ نرگس یعنی نارسسزم جتنی شدید ہوگی، آپ اتنا ہی اپنی ذات میں مگن ہو جائیں گے، اور آپ کے لوگوں سے تعلقات اور کام یا پیشہ ورانہ سرگرمیاں بھی متاثر ہوں گی۔ دوسروں کی نقطہ نظر کو سمجھنے کی صورت میں اپنی ذات سے باہر آپ کی توجہ مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ کو مسلسل پازیٹیو رد عمل حاصل ہوتے ہیں، لوگ پہلے سے زیادہ آپ کے گرد جمع ہونا شروع ہوتے ہیں، آپ کے کام کاج اور روزمرہ معاملات میں خوشگوار بہتری آتی ہے، آپ کو توجہ ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت نرگس کے پیمانے پر مسلسل بلندی کی جانب بڑھنے میں آپ کو مدد کرتی ہے۔ 4 عوامل دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی مہارت پیدا کرتے ہیں۔ دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسروں کے زاویہ نگاہ کو سمجھنا ایمپتھی ایک ذہین کیفیت کا نام ہے، جس کے مطابق ہم اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے ایک مختلف انداز میں جڑ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو جس سب سے بڑے خطرے کا سامنا کرنا ہوتا ہے وہ یہ مفروضہ ہے کہ آپ حقیقتاً لوگوں کو جانتے ہیں، یا یہ کہ آپ فوراً ہی لوگوں کو سمجھ کر ان کے بارے میں مثبت یا منفی ہونے کا درست فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کی بجائے آپ کو اس مفروضے سے آغاز کرنا ہوگا کہ آپ لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور آپ اپنے فطری تصورات کی بنیاد پر ان کے بارے میں غلط فیصلے کریں گے۔ آپ کے ارد گرد کے لوگ اپنے چہروں پر اپنے آپ نے مخصوص نقاب اوڑھے ہوتے ہیں، آپ غلطی سے اس نقاب کو ہی حقیقت تصور کر لیتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں فوری فیصلہ کرنے کے رجحان کو ختم کریں، لوگوں کو ایک نئے زاویے اور نئی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ فرض مت کریں کہ آپ اور وہ ایک جیسے ہیں یا مشترکہ اقدار کے حامل ہیں۔ آپ سے ملنے والا ہر شخص ایک نئی اور اجنبی دنیا کی طرح ہے، جسے آپ کو انتہائی احتیاط سے دریافت کرنا ہے، اور آپ کو حیرت کا سامنا کرنے کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ وسیع اور لچکدار سوچ ایک تخلیق توانائی کی طرح ہے، جس میں آپ زیادہ امکانات اور ممکنات کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ دوسروں کے زاویہ نظر کو سمجھنے سے آپ کو ایک نئی تخلیقی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ حقیقی جذبات پہچاننا۔ دوسروں پر غور کرنا دراصل ان کے احساسات اور جذبات کو سمجھنے کا عمل ہے۔ دوسرے لوگوں کی سوچ پڑھنا ہمارے لیے مشکل بلکہ ناممکن عمل ہے، لیکن ہم ان کے جذبات اور احساسات کو جان سکتے ہیں۔ دوسروں کے جذبات اور مزاج کو سمجھنے کی قابلیت ہم سب میں ہوتی ہے۔ لوگوں کے درمیان بظاہر موجود طبعی فاصلے کے باوجود انہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ لوگ مسلسل ہمارے مزاج پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔
हम लोगों के रवैयों का इदराक करने के अमल को एक इल्म या महारत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के जिस्मानी हरकतों, सनाकत और लाशऊरी इशारों, आवाज़ के उतार चढ़ाव या लहजे से इनके मिजाज और जज्बात को जानने की कोशिश करें। जब भी लोग गुफ्तगू करते हैं तो इस बात पर गौर करेंगे क्या इनका लहजा और अल्फाज आपस में मुताबिकत रखते हैं। लहजे मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जज्बाती कैफियत जैसे खुद एतमादी, अदम तहफ़्फ़ुज़, मदाफ़त, गुरूर तकब्बर, मायूसी वगैरह की गमाजी करते हैं, जबकि अल्फाज में ऐसा कुछ नहीं होता। इन जज्बात का इजहार इन लोगों के अंदाज़े गुफ्तगू, जिस्मानी हरकत या इशारों से भी होता है। किसी से भी मिलते वक्त आपको लोगों के अल्फाज को सुनने से पहले दर्ज बाला अमल पर तवज्जो देनी चाहिए, और ये सब बगैर अल्फाज के वजदान के ज़रिए आप पर इश्कार हो जाएंगे। लोगों के बारे में राय कायम करना। आप अगर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या मिलने जुलने वालों को ज़्यादा गहराई में जानते हैं तो इसकी वजह ये है कि आपके पास इनके बारे में सारी मालूमात हैं। आप इनके मशगले, शौक़, इक़दार और ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के बारे में हमारा ये ख्याल होता है कि हम इन्हें अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर इनके बारे में कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं कि आपको अपनी राय तब्दील करना पड़ जाती है। चनाचा दूसरों को समझने के लिए जहाँ समाजी कुर्बत ज़रूरी है, वहाँ इनके बारे में मालूमात का तज्ज़िया भी इतना ही ज़रूरी है। ये अमल ख़ास तौर पर इन लोगों को समझने में माविन साबित हो सकता है जिनके बारे में हमारी राय मनफी होती है या किसी अनजानी वजह से हम इन्हें नापसंद करते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। ऐसी सूरत हाल में हम ख्वाह मुख्वाह लोगों को किसी न किसी अच्छे या बुरे ग्रोह में तकसीम कर देते हैं। आपके इर्द गिर्द कुछ लोग तो वाकई ऐसे होते हैं कि इनके बारे में ज़्यादा गौर व फिक्र की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे इंतहाई बेवकूफ़ या फिर नफ्सियाती मरीज़। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें जानना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लोगों के बारे में राय कायम करने को हमें चैलेंज तस्वर करना चाहिए। जैसे इब्राहम लिंकन ने किसी के बारे में कहा, मुझे ये आदमी पसंद नहीं है, मुझे इसके बारे में मज़ीद जानना चाहिए। मर्दम शनासी की महारत। मर्दम शनासी में महारत हासिल करना भी एक मुसलसल अमल है। ये बात यकीनी बनाने के लिए कि आप लोगों को पहचानने के फ़न में मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं, आपको अपनी आरा को बाकायदा जांचने की ज़रूरत है। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरह से हो सकता है। डायरेक्टली तरीके में आप लोगों से इनके सोच और एहसासात के बारे में सवाल करते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि इनके बारे में आपका अंदाज़ा दुरुस्त था या नहीं। इसके लिए बाहमी एतमाद का होना ज़रूरी है, जिससे मुतल्लिका शख्स आपके सवालों का दुरुस्त जवाब दे सके। अपनी सलाहियत को परखने का यही बेहतर तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों के बारे में अंदाज़ा लगाएं और फिर इस अंदाज़े से कायम की गई राय के मुताबिक इनके साथ बर्ताव करें। इनका रद्द अमल आपको आपकी महारत के बारे में आगाह कर देता है। नार्सिसिज्म की अक़साम। दूसरों पर मुकम्मल गलबा रखने वाले खुद परस्त। लोगों पर मुकम्मल गलबा रखने वाले खुद परस्तों के बारे में सबसे बड़ी पहेली ये है कि ऐसे लोग जो अपनी ज़ात में इतने मगन हो तो वो इतनी सैरअंगेज़ शख्सियत कैसे रखते हैं कि लोगों पर असरअंदाज हो सकें। वो दूसरों के साथ कैसे इस हद तक जुड़ सकते हैं कि जबकि वो सिर्फ खुद को अहम समझते हों, वो दूसरों को कैसे मशहूर कर लेते हैं। इस सवाल का जवाब इनकी ज़िंदगी की इब्तदाई दौर में पाया जाता है, जब वो इस हद तक अनाप्रस्त और मनफी सोचों के हामिल नहीं थे। ऐसे लोग अमूमन आम खुद परस्त लोगों से ज़्यादा तवाना और पुरअज़्म होते हैं। इसी निस्बत से इनके अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी ज़्यादा शदीद होता है, और अदम तहफ़्फ़ुज़ के इसी एहसास को कम या दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि वो दूसरे लोगों से ज़्यादा तवज्जो और सताइश हासिल करें, जो कि सियासत या फिर कारोबार में बुलंद मुकाम हासिल करने से मिल सकती है। अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में ही ये लोग इस मकसद के लिए सरगर्म हो जाते हैं। दूसरे इंतहाई खुदपरस्त लोगों की तरह ये भी किसी तरह की तौहीन के मामले में हद से ज़्यादा हसास होते हैं। वो इस मकसद के लिए लोगों के रवैयों का बगौर मुशाहदा करते हैं कि अपने बारे में किसी भी तरह के जज्बात के बारे में जान सकें।
और इसी तरह इन्हें एहसास हो जाता है कि वो इस मुशाहदे को लोगों के जज्बात और नातमाम ख्वाहिशात जानने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी इसी ज़रूरत से ज़्यादा हसासियत की वजह से वो लोगों को गौर से सुनते हैं। वो दूसरों पर तवज्जो देने या इनसे हमदर्दी की नाटक करते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि हकीकत में वो लोगों से जुड़े रहने के लिए नहीं बल्कि इनको समझकर अपने मकासद में इस्तेमाल करने के लिए ऐसा करते हैं। वो महज इसलिए दूसरे लोगों पर तवज्जो देते हैं और इनकी बात सुनते हैं ताकि वो इनकी कमज़ोरियाँ जानकर इनका इस्तेहसाल कर सके। इंतहाई दर्जे के खुदपरस्त। नरगिस या खुदपरस्ती की इंतहाई दर्जे में मुब्तला लोगों के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि ऐसे लोगों के बारे में इस वक्त तक इल्म नहीं होता जब तक इनकी ये कैफियत इतनी नुमायां ना हो जाए कि नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाए। इसकी वजह बड़ी सादा है कि शदीद किस्म के खुदपरस्त धोखा देने या बहरूप इख्तियार करने में नहायत माहिर होते हैं। वो महसूस कर लेते हैं कि अगर इन्होंने अपनी तवज्जो हासिल करने की ख्वाहिश और एहसास बरतरी की असलियत दूसरों पर ज़ाहिर कर दी तो लोग इनसे दूर भागेंगे। वो अपनी इसी कमज़ोरी को अपने ही फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी तवज्जो हासिल करने की ज़रूरत को इस्तेमाल करते हैं। वो कई रूप इख्तियार कर सकते हैं। वो अपनी तवज्जो हासिल करने की ज़रूरत को पोशीदा रखते हैं। वो दूसरों की नज़र में इखलाकी बरतरी हासिल करने और वसीउल नज़र बनने के लिए कोई भी हरबा इख्तियार कर सकते हैं। वो ना सिर्फ बज़ाहिर अच्छे और नेक काम करते हैं बल्कि वो इसकी नुमाइश का भी पूरा इंतज़ाम करते हैं। साथ ही एक मज़लूम शख्स की अदाकारी भी करते हैं जो अच्छा और नेक होने के बावजूद दूसरों के जुल्म का शिकार है या फिर दुनिया इसे नज़रअंदाज कर रही है। आम अफराद के लिए ऐसे खुदपरस्त अफराद के जाल से बचना मुश्किल हो जाता है, जिसके बाद ये लोग आपको अपनी ज़रूरत या मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और यूँ वो दूसरे इंसानों के साथ खेलते हैं। आपके पास इस मसले का सिर्फ एक ही हल हो सकता है, इनकी चाल को समझें। ऐसे अफराद को इसी हकीकत से पहचाने के इनके सामने हमेशा इनका ज़ाती मफाद होता है। इस बात को महसूस करें कि कैसे वो किसी भी अच्छाई या मज़लूमियत में सिर्फ खुद को नुमाया करने की कोशिश करते हैं। वो जो भी कहते हैं या करते हैं वो सब दूसरों को दिखाने के लिए होता है। खुद को इनके ड्रामे का शिकार मत होने दें। मुफीद खुदपरस्ती। रहनुमा पूरी जमात को अपनी सोच से मुतासिर करते हैं और ये अमल अनकहे अंदाज में होता है क्योंकि लोग अपने रहनुमा की जिस्मानी हरकत सनाकित और लबो लहजे या अंदाज़ गुफ्तगू से मतलब अख्ज़ करते हैं। वो दूसरों के लिए मुफीद खुदपरस्त उम्मीद अफ़ज़ा गुफ्तगू करता है और खुद एतमादी से भरपूर होने का इजहार करता है। साथ ही इस बात का ध्यान रखता है कि ये चीज़ें कैसे इसकी टीम पर असरअंदाज होती हैं। एक मजबूत कायद को अपनी तवज्जो बिल्कुल मसावी अंदाज में पूरी टीम पर और इनफरादी तौर पर हर फर्द में तकसीम करनी होती है। अगर वो अपनी टीम के लोगों में किसी मखसूस सोच को गालिब आते देखे तो वो खुद को इनके लोगों की जगह रख कर सोचता है कि इस सोच के गालिब होने का मुमकिन नतीजा क्या हो सकता है, और अगर इसे अपनी टीम के अरकान में किसी तरह की मनफी सोच का एहसास हो तो वो नरमी से पेश आता है। वो जानता है कि सरजंश से लोग शर्मिंदा होंगे जिससे वो खुद को तन्हा महसूस करेंगे और ये सिलसिला नीचे तक फैल जाएगा। इसका बेहतर हल ये है कि इनसे गुफ्तगू की जाए, वजूहात को जाना जाए और इनडायरेक्टली तरीक़ों से या तो इनकी हौसला अफजाई की जाए या फिर इस अंदाज में इन्हें टीम से अलहदा किया जाए कि इन्हें एहसास तक ना हो। हमारी ज़रूरत ही वो आमिल है जो हमें इस तरह की सोच या सलाहियत देती है। अगर हमें महसूस हो कि हमारी बका का इन्हसार ही इस बात पर है कि हम कितनी अच्छी तरह दूसरों के मिजाज और सोच को पढ़ सकते हैं, तो तब ही हम मतलूबा तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं। इस काबिलियत के हसूल में पहला कदम ये है कि आप इस बात का एहसास कर लें कि आपकी तवज्जो एक ऐसा समाजी हथियार है जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसकी आजमाइश का बेहतरीन तरीका भी यही है कि इसे आजमाएं। सिर्फ खुद पर तवज्जो देना बंद करें और लोगों पर ज़्यादा तवज्जो दें। खुद को दूसरे अफराद या टीम के बदलते मिजाज के मुताबिक ढालें। इनफरादी तौर पर हर फर्द की नफ्सियाती कैफियत और महरकात को जानें। कोशिश करें कि आप इनका नुक्ता नज़र जानें।
اور ان کے اقدار کا احترام کریں۔